16। बंदे का नाम। अब आप ऐसा करें कि पहला वाला सफा शुरू कर दें। पहला वाला सफा, मिस्टर क्रिएटिव, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, और टैक्स ईयर 2000 पता नहीं, टैक्स ईयर का हमें पता नहीं कौन सा है। ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, जिस सेट के अंदर हमने इनकम निकाल ली थी उनका अब हमने टोटल करना है। तो मुझे बता दें किस सेट के अंदर हमने इनकम कैलकुलेट कर ली थी। भाई ब्लैक मार्कर ला दें। इनकम फ्रॉम सैलरी जी, वर्किंग वन क्या आया था टोटल? 5912,000 जी। आगे बताएं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वर्किंग टू क्या आया था टोटल? हाँ जी, 50,000,000। आगे क्या आया था जी? वर्किंग थ्री, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भाई वो आपने आखिरी 3 चेयर्स का बता दिया उसको। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम, वर्किंग नंबर 3 क्या आया था? इधर देख लें आए में तो 13,500, 13,500। इसके बाद क्या था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, वर्किंग नंबर 4 क्या था? 34,400 जी। टोटल इसका करवा दें, टोटल इनकम 6463,900। चलें यहां तक नोट कर लें, 6463,900। अहमद अब्दुल्ला गया भाई मार्कर लेने नीचे, असलम भाई से पूछो। ओके अहमद, जबरदस्त यार, इधर से जवाब दिया सिस्टम तेरे। अच्छा कैमरा इधर लाओ। ये मैंने कल वाले की तस्वीर खींची हुई है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी थी हमारी? 5912,000। ये तस्वीर ऑब्वियसली इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही होगी। 5912,000। और ये हमने आपको बताया वर्किंग थ्री में कैपिटल गेन निकाला था 13,500 और इधर निकाला था 34,400। तो ये वो 13,500 और 34,400 इनकम प्रॉपर्टी तो हमने फेस पे उधर ही निकाला हुआ था, वर्किंग टू। अच्छा जी, नाउ सारे हजरात तशरीफ ले आए हैं? ठीक है, उधर मुझे कुछ लोग एब्सेंट लग रहे हैं आज हाइब्रिड में। ये अच्छा ठीक है, वली भाई किस रो में बैठे हुए हैं? लो जी, ये भी एब्सेंट है। और भी कुछ लोग नजर नहीं आ रहे उधर। चैप्टर 20 निकालें, पेज नंबर 452। चैप्टर 20 पेज 452। भाई अब तो हाइब्रिड वाले दाएं बाएं होकर उधर बैठ जाया करें। अब तो वो स्क्रीन दरमियान में करवा दी है ताकि जहां भी आप बैठे आपको नजर आए। स्टिल अगर किसी को इशू आए तो जरूर मेरे से शेयर करें, इशू शेयर होगा तो उसका हल आएगा। पेज 452 निकाल लें जी, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी आज। क्या पीछे है? अच्छा फिर आगे आ जाओ, जिसको भी नजर आने का इशू आ रहा है वो आगे आ जाए। भाई ये एमएस स्क्रीन पहले आगे करके लगी हुई थी। अभी आगे आ जाओ ना, थर्ड रो में चले जाओ, थर्ड रो में आ जाओ, फोर्थ रो में आ जाओ, जगह है, जल्दी करो फिर आगे मैं शुरू करूं बात। अच्छा जी, पेज 452।
इनकम फ्रॉम सैलरी, भाई आपको उठना पड़ेगा, बाकियों को इनको जगह देनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, पेज 452 पे पहुंच गए आप। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। जो मसला है मुझे अब क्लास के बाद बताना, इस तरह मुझे समझ नहीं आया सही तरह। अभी आप जंप करके रोज में से जा सकते हो अगर कोई जगह नहीं दे रहा। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, और बोले 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 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो बोले कि यार इधर देखा करें अगर आए हुए हैं तो, बार बार कहना आपको अच्छा भी नहीं लगता, अजीब पता नहीं कहाँ हम गुम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो मैंने आपको येलो से हाईलाइट कर दी, ये सारी नॉर्मल रिजीम की इनकम्स हैं, ये सारी नॉर्मल रिजीम की इनकम्स हैं, इनके कोई सेपरेट रेट अवेलेबल नहीं है। और कौन सी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं आपको पता है? कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक है गेन ऑन सिक्योरिटीज, और कैपिटल गेन के अंदर सेपरेट ब्लॉक है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके साथ जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड इनकम भी आती है, और कभी कभी इंटरेस्ट इनकम भी फाइनल टैक्स रिजीम में आ जाता है। और एक आखिरी चीज जो हम ऐड किया करेंगे वो किया करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर। लेकिन मुझे पता है इस पर टैक्स जमा नहीं कराना, इसको एंड पे माइनस भी कर दिया करेंगे। तो ये मोटी मोटी इनकम्स हैं जो टोटल इनकम तक ऐड हुआ करेंगी। इसमें दो तीन जो मैंने एंड पे पढ़ी वो कौन सी थी? कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, अदर सोर्स यानी डिविडेंड इनकम वगैरह, और एग्जेम्प्ट इनकम जैसे एग्रीकल्चर इनकम। इन सबको जब आप जमा करेंगे तो यू विल गेट टोटल इनकम। क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। अब ये जो चार चीजें हैं इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। गेन ऑन सिक्योरिटीज, क्योंकि ये सेपरेट रेट है इसके। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके सेपरेट रेट है। इसके बाद आपको डिविडेंड इनकम माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि इसके सेपरेट रेट है। एग्रीकल्चर इनकम इसलिए आपको माइनस करनी पड़ेगी कि इस पर टैक्स ही जमा नहीं करवाना। आपको इस वजह से माइनस नहीं करनी पड़ेगी कि इसके सेपरेट रेट है, आपको इस वजह से माइनस करनी पड़ेगी कि इस पर सिरे से टैक्स ही जमा नहीं करवाना। अच्छा, यहां पे अगर हम खड़े होंगे तो ये आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। इसको लिख दें ना लिखें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, इसमें से अब डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस होने हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं? यू नो, ज़कात है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन है। ये तीन डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो हमारे माइनस होंगे। जब इन तीन डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस कर लेंगे तो यू विल गेट द टैक्सेबल इनकम। तो अब तरतीब क्या बन गई? पहले सारी इनकम्स को जमा करेंगे, सारे इनकम्स को जमा करके टोटल इनकम इसका नाम रखेंगे। इसमें से सेपरेट ब्लॉक वाली, फाइनल टैक्स वाली और एग्जेम्प्ट इनकम वाली माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें से ज़कात, भाई देख लो, ज़कात, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर आपकी क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जब आपकी निकल आएगी तो अब आप जाया करेंगे, लिखें चैप्टर 4 पे, और चैप्टर 4 में जाके आप टैक्स कैलकुलेट किया करेंगे। चैप्टर 4 में जाके आप टैक्स कैलकुलेट किया करेंगे। जब आप चैप्टर 4 में जाके टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप माइनस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इसके बाद हम माइनस करेंगे सेक्शन 61 से 63 का टैक्स क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बता दें कि इसका नाम मैंने ग्रॉस टैक्स क्यों रखा है और इसका नेट टैक्स क्यों रखा है? खर्चे गलत लफ्ज है, टैक्स क्रेडिट्स। खर्चे वो होते हैं जो किसी हेड ऑफ इनकम में माइनस होते हैं। नेट का मतलब बोलें क्या होगा इसमें से? बोले बोले लफ्ज बोले ना, टैक्स क्रेडिट माइनस हुए हैं। और ग्रॉस का मतलब क्या होगा? इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए। अच्छा जी, इसके बाद हम खड़े अभी नॉर्मल टैक्स वालों का टैक्स निकाला है सिर्फ, क्योंकि चैप्टर 4 में किनका टैक्स निकलता है? नॉर्मल टैक्स वालों का। इसके बाद हम ऐड किया करेंगे, बोलें किनका टैक्स? सेपरेट ब्लॉक का। वो दो चीजें हैं, सिक्योरिटीज और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब ये हम माइनस किया करेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर एंड पे जाके टैक्स आएगा ऑन फाइनल टैक्स इनकम। टैक्स आएगा ऑन फाइनल टैक्स इनकम। ये जो फाइनल टैक्स इनकम होगा ये डिविडेंड इनकम का टैक्स होगा। फिर हम इसको ऐड किया करेंगे। तो ये वाला टैक्स निकल आया नॉर्मल रिजीम का, ये वाला टैक्स निकल आया सेपरेट ब्लॉक का, ऊपर देख रहे हैं, और ये वाला टैक्स निकल आया फाइनल टैक्स रिजीम का। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का, ये सेपरेट ब्लॉक का, और ये फाइनल टैक्स रिजीम का। अब जब इन सारे टैक्सेस को आप जमा करेंगे, नॉर्मल वाले को, सेपरेट ब्लॉक वाले को और फाइनल वाले को, तो क्या आ जाएगा? टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जब टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी तो इसमें से आप माइनस करेंगे। किसी भी तरीके से अगर हुकूमत ने आपसे टैक्स ले लिया हुआ है किसी भी मौके पे, वो टैक्सेस आप माइनस कर दिया करेंगे। चाहे वो हुकूमत ने आपसे डिविडेंड पे पहले टैक्स ले लिया हुआ है, चाहे वो हुकूमत ने आपसे इंटरेस्ट इनकम पे पहले टैक्स ले लिया हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पे टैक्स काट लिया हुआ है। और बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कभी कभी बिजनेस पे भी आप एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं। इन द एंड
एक चीज आप ऐड किया करेंगे, वो लेस नहीं किया करेंगे। वो होगा जो सेक्शन 62 में हमने पढ़ा था कि अगर शेयर खरीद के 2 साल के अंदर अंदर बेच दें तो जो टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ था वो अलाउ हुआ क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हुआ था उसे क्या कर दिया करेंगे, ऐड कर दिया करेंगे, क्योंकि ये पिछले किसी साल में माइनस हुआ था, अलाउ हुआ था, और अब इसे क्या करने की बारी है, ऐड करने की बारी है, यानी डिसअलाउ करने की बारी है। तो उमेर भाई उस क्लास में कोई बच्चे फीडबैक दे रहे थे, जरा 1 मिनट जाके उनसे ले लें फीडबैक स्क्रीन के बारे में। अच्छा, अब जी इस पूरे फॉर्मेट को मैं आपके सामने जरा दोबारा प्रेजेंट करने लगा हूं, लेकिन मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, आपने सोचते रहने कि इसको कैसे करना है। जी 1 मिनट का पॉज कर दो, पॉज ही करना। अच्छा जी, अब क्या क्या बना भाई, जरा बताना शुरू कर दें जल्दी से। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेजिम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, चाहे स्पेकुलेशन हो चाहे नॉन स्पेकुलेशन हो, इनकम फ्रॉम बोले 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 अदर सोर्स, ये सारी नॉर्मल रेजिम की इनकम्स हो गई। और कौन सी इनकम डालेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, कौन कौन सी, सिक्योरिटीज और डिस्पोजल ऑफ घर वगैरह, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या डालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रेजिम, इसमें क्या डालेंगे, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम डालेंगे। इसके बाद क्या डालेंगे जी, एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में ना सैलरी वाली एग्जेम्पशंस नहीं डालनी होती, एग्जेम्प्ट इनकम में बस आप लोगों ने डालनी है वो एग्रीकल्चर टाइप। एग्रीकल्चर टाइप कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखेंगे। जब इन सबको जमा कर लेंगे आप तो इसका जवाब आ जाया करेगा टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से आपने माइनस करना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज वाला और डिस्पोजल ऑफ, इसलिए कि इनके रेट सेपरेट हैं। फिर आपने माइनस करना है इसमें से डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इसके भी रेट डिफरेंट है। फिर आपने माइनस करना है एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि वो भी आपने ऊपर ऐड कर दी है एग्रीकल्चर वाली उसको। तो इन 3 फिगर्स को माइनस करके दोबारा आपकी इनकम निकल आएगी। इससे टोटल इनकम की बजाय टोटल इनकम आपने कह देना। ये जब निकल आएगी तो इसमें से आपने माइनस करनी है डिडक्टेबल अलाउंसेस, चाहे वो ज़कात की फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की फॉर्म में हो, और चाहे वो एजुकेशन, ऊपर देख रहे हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन की फॉर्म में हो। इन तीनों को आपने माइनस करना है। इन तीनों को आप माइनस कर देंगे तो जो जवाब आएगा दैट इज कॉल्ड एज, बोलें, टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पर अब जाके आपने चैप्टर 4 में टैक्स लगाना है, लेकिन इसको ग्रॉस टैक्स नाम रखना है, नॉर्मल टैक्स रिजीम वालों का ग्रॉस टैक्स आपने नाम रखना है। इसमें से आपने सबसे पहले माइनस करना है फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर अलाउंस मैंने यहां शो न्यूमेरिकल में नहीं किया हुआ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता। सबसे पहले आपने माइनस करना है फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर आपने माइनस करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और इसके बाद आपने माइनस करना है टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 टू 63। ये दोनों टैक्स क्रेडिट माइनस कर देने के बाद जी अहमद भाई एसी वाले को बुला दें जरा। इन दोनों टैक्स क्रेडिट्स को माइनस करने के बाद आपने जो टैक्स लिखना है वो अब ग्रॉस नहीं लिखना, वो क्या लिखना है, नेट। किस रिजीम वाला, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला। ये जो टैक्स आपका आ जाएगा ये होगा ए, यानी ये पहला टैक्स आपका निकला। अब इसमें आपने 2 टैक्सेस डालने हैं, एड टैक्स ऑन, ओ भाई याद है बस कहां से चली थी, अच्छा इसमें आपने 2 टैक्स डालने हैं सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज वाला और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। ये 2 टैक्सेस आपने डालने हैं, यानी ये जो टैक्स आएगा ये बी होगा, ये सेपरेट ब्लॉक आ जाएगा। इसके बाद आपने ऐड करना है टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रेजिम, मिसाल के तौर पे डिविडेंड, इसको भी आपने ऐड कर देना है, ये आपका सी हो जाएगा। जब ए बी सी का जमा आएगा तो इसे कहेंगे टोटल टैक्स, ये आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स में से आपने माइनस करना है जो टैक्स ऑलरेडी आप हुकूमत को जमा करवा चुके हैं, वो सैलरी पे भी हो सकता है, वो डिविडेंड पे भी हो सकता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे वहां भी हो सकता है। जो टैक्सेस आपने हुकूमत को जमा करा दिए हैं वो माइनस करने हैं। फिर ये जो फिगर आएगी इस फिगर के अंदर आपने ऐड कर देना है टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड, वो ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। अब ये सारा मुझे नोट करने में कितना टाइम लगा है, 2 मिनट। नोट करने में 2 मिनट। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, आप घर जाके उधर नहीं, अब आप लोगों ने ऐसा करना है घर जाके इसको 6 दफा कम से कम नोट करना है सारे को। 2 मिनट आपके लगेंगे, 2 मिनट 5-6 दफा लगा लेंगे, आपके साथ वाले की जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी पहले आसान है। क्लियर हो गया। अब सवाल के अंदर आए और सवाल के अंदर आके मुझे बताएं हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं।
ये मुझे ये वाला नहीं कर रहा कुल्ले। हाँ ये नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ ये कर रहा है, वो पहला वाला नहीं करा। ये तो आज लगे हाथों पर करो। नहीं नहीं करा, ये भी नहीं करा। सर सही चलाए नहीं जा रहा, तो चला दें सही आप, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा ये तस्वीर आप खींचने की कोशिश करें, इसको जूम करेंगे गुजारा चल जाएगा, शायद चल जाए, कोई हाई फाई किस्म का कैमरा हो आपके पास। ओके चलें जी, कल वाले सवाल की तरफ वापस आ जाएं। नहीं इसमें नसीब ना मुझे शर्म से आ रही है तस्वीर खिंचवाते हुए भी इसकी। अच्छा अब भाईजान बस वापस आ जाएं, ऑनलाइन वाले से दोस्ती लगाएं, वो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कोई ऑनलाइन वाला एक ढूंढ के रखा करें, कोई मसला हो जाए तो। अच्छा जी, चैप्टर कौन सा अगला? वो हम 19 में थे ना? कौन सा सवाल कर रहे थे? अभी इधर ही रहें। अब देखो इधर से हवा आने लगी है ठंडी, अब आने लगी है। इधर से आने लगी है ठंडी हवा? नहीं इधर से नहीं आ रही भाई। हो जाएगा अभी, ठीक है। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। और वो अभी गुड। अच्छा जी, पेज नंबर 388। अच्छा ये जरा आप लिख लें, ये कौन कौन से हेड्स थे। क्वेश्चन 16 में लिखें, ये इनकम फ्रॉम सैलरी था कल, पॉइंट ए। पॉइंट बी कौन सा था? ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी था। पॉइंट सी कौन सा था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पॉइंट डी कौन सा था? इनकम फ्रॉम लेकिन नॉर्मल रिजीम। ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, इसलिए इसको हमने कौन सी रिजीम कहा था? नॉर्मल रिजीम। पॉइंट ई में आज पढ़ाऊंगा। पॉइंट एफ कौन सा था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल रिजीम नहीं था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी, अब भाईजान जो हमारी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं ना, वो मैं आपके सामने स्काई ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूं। ठीक है, जहां थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है, होने देना अभी तो मुझे आना शुरू ही दिया कर नीचे, थोड़ा सा होकर बैठ जा। हाँ अच्छा, ये भाईजान हमारी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, और मजे की बात है ये भी रहती है, ये जो थोड़ी सी छुड़वाई थी एडजस्टमेंट है ये भी रहती है। अच्छा, ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद मैंने बताया था हमारा ईयर, इधर देख लिया कहीं आए में तो। अब ये मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, अब मैं फिर बंदों को हाईलाइट करके खड़ा करूंगा तो बुरा लगेगा। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, इस साल फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड। इन्वेस्टमेंट्स वर मेड का क्या मतलब है? आपकी जेब से पैसे गए या आए? गए। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड। अप्रूव्ड वॉलंटरी पेंशन फंड, वॉलंटरी पेंशन फंड की मद में आपकी जेब से पैसे गए। चैप्टर 6 निकाल लेना जी। इसका सेक्शन था मेरे ख्याल से 63। वॉलंटरी कहां लिखा हुआ लफ्ज? नीचे। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम की मद में आपके पास से पैसे गए। यहां लफ्ज यूज हुआ था कॉन्ट्रीब्यूशन, और पास पेपर में लफ्ज यूज हुआ है इन्वेस्टमेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट हैव सेम मीनिंग। आपकी जेब से पैसे गए, तो जबकि आपकी जेब से पैसे जाएं तो टैक्स क्रेडिट का चैप्टर आगे बढ़ के कभी कभी कोई फायदा दे देता है, तो इस पर टैक्स माफ होगा अंडर सेक्शन 63। आगे पढ़ें। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर यानी करंट ईयर, फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर मेड। ओपन एंड म्यूचुअल फंड, ये इसको ना आई कैप को वैसे टेस्ट करना नहीं चाहिए था, ये 2013 में एक दफा इसने टेस्ट किया था, उसके बाद जब टीचर्स ने हाईलाइट किया तो उसके बाद आई कैप ने टेस्ट करना बंद कर दिया इसको। असल में ना ये भी एक तरह के शेयर्स का एक नाम है, और इसको टैक्स क्रेडिट मिलता है अंडर सेक्शन 62। लेकिन सेक्शन 62 अगर आप खोल के देखें तो आपको ओपन एंड म्यूचुअल फंड टाइप कोई लफ्ज वहां नजर नहीं आएगा। शायद सिक्योरिटीज के सेक्शन के अंदर आपको चीजें ऐसी नजर आ जाए कोई, लेकिन कम से कम सेक्शन 62 में ऐसी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। तो ये आईकैप को लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से लफ्ज यूज कर लिया। तकरीबन अब 9 साल होने वाले हैं, दोबारा उसने ऐसी गलती नहीं की। तो टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62 में इसमें दूंगा, क्योंकि ये शेयर्स टाइप कोई चीज है, लेकिन बच्चों को शायद इसलिए पता ना चला हो क्योंकि ओपन एंड म्यूचुअल फंड का लफ्ज यहां आया नहीं था। तो कोई नहीं, पूरे सवाल में कोई एक दो लफ्ज ऐसा यूज कर लिया, हम क्या कह सकते हैं उसे। तो
ये जी नए शेयर्स खरीदने पे, सुकूक्स खरीदने पे और यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदने पे और लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स माफ होता था। तो सेक्शन 62 वाला टैक्स हम इसको माफ करेंगे, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62। नेक्स्ट आगे पढ़ें। ज़कात ऑफ 50,000 पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी वाज 737,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देने लगा तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की तनख्वाह से उसी मौके पे टैक्स काट लिया। इसे कहते हैं टैक्स एट सोर्स। जिस वक्त सैलरी देने लगे उसी वक्त टैक्स काटा, इसे कहते हैं टैक्स एट सोर्स। उसी मौके पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काट लिया। ये 7,37,000 एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के किसके खजाने में जमा करवा दिया हुआ है? हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिया है। क्लियर? अब हमने करना क्या है? अब हमने देखना यह है कि इन चीजों को प्लान करके न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में क्या सारी चीजें डाल देनी है जो भाई अभी आपको दिखाई हैं, या उनमें से सिर्फ रेलिवेंट चीजें डालनी है। जैसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमारे सवाल में है ही नहीं तो उसकी हमें टेंशन ही नहीं। तो जो जो चीजें रेलिवेंट हुई, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन सवाल में गिवन ही नहीं है, जो जो चीजें रेलिवेंट हुई उनको उठाएंगे और उनको उठा के न्यूमेरिकल के फेस पर डाल देंगे। क्लियर? अच्छा, अब मुझे अगली बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो शेयर्स टाइप चीज है, ये जो शेयर्स टाइप चीज है, ये हम इस साल एक खरीद भी रहे हैं और मजे की बात है इस साल हम ये जो शेयर्स टाइप चीज है इसको बेच भी रहे हैं। ऐसा ही है? ये तो नई खरीद रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात? ये नई खरीद रहे हैं और ये कोई पुराने खरीदे हुए बेच रहे हैं। रिडीम का मतलब मैंने कल क्या बताया था? सोल्ड। ये हमने 3 साल पहले खरीदे थे। जब ये खरीदे थे उस साल 40,000 टैक्स माफ हुआ था। आईकेएफ ने थोड़ी सी इंडिकेशन दे दी कि इनके खरीदने पे टैक्स माफ होता है। जिनको पता नहीं चल रहा था तो फिर ये जो नए खरीदे हैं इनके खरीदने पे भी टैक्स माफ होना चाहिए। ये जो पुराने बेचे हैं, जब वो खरीदे थे 3 साल बाद तो बेचे ना, तो जब वो खरीदे थे तो कितना टैक्स माफ हुआ था? इसका मतलब है ये कोई ऐसी चीज है जिस पर टैक्स माफ होता है। तो तभी कितने साल पहले इस पर टैक्स माफ हो गया था? 3 साल पहले। मुझे बताएं किसी चीज को आपने 3 साल पहले खरीदा और 3 साल पहले उस पर टैक्स माफ हुआ, अब 3 साल बाद आप उसे बेच रहे हैं तो टैक्स माफ जो हुआ था वो क्या टैक्स माफ हुआ डिसअलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? So I'm coming in section 62 and I'm reading the jurm and then I will give the saza. Where a tax credit has been allowed for shares purchase, section 62, and the banda has made the disposal of shares within 24 months of date of the tax for the year in which shares were disposed of shall be increased by the credit allowed. कितने अरसे में बेचना जुर्म है? 24 महीने। भाई आप अपने नाखूनों की तरफ क्यों देख रहे हो? यार ऐसा ना करो ना, इधर देखो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अब मैं डायरेक्ट बंदों को खड़े करने लगूंगा। अब आप मुझे ये बताएं 24 महीने के अंदर शेयर बेचना जुर्म है या 24 महीने के बाद भी शेयर बेचना जुर्म है? इसने कितने अरसे बाद शेयर बेचे और परेशान करने के लिए उसने कह दिया 3 साल पहले इसे इतना टैक्स माफ हुआ था। अब ये 40,000 जो माफ 3 साल पहले हुआ था इसके हुआ रहने दें या डिसअलाउ कर दें? आज हुआ रहने दें। क्यों डिसअलाउ नहीं करना? क्योंकि उसने 2 साल के अंदर अंदर नहीं बल्कि 2 साल के बाद बेचे हैं। डन। इसलिए इस 40,000 को काट दें, इसको हम सवाल में इग्नोर करेंगे। और अगर लेना होता है इसको तो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में इसको कहां लेते? एंड पे। अभी जो फॉर्मेट दिखाया पेज 452, आज कोई पेज 452 को जाके आपने गले लगाना है 3 दफा, ईदी मिलनी। तो टैक्स क्रेडिट अलाउड डिसअलाउड अंडर सेक्शन 62 में जाके ऐड करते, लेकिन वो ऐड करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 2 साल के अंदर नहीं बेचे बल्कि 3 साल बाद बेचे। अच्छा जी, अब हम मुझे बता दें कि हमारे सवाल में जो डाटा अवेलेबल है सबसे पहले क्या काम कर लें? सेपरेट ब्लॉक को माइनस कर लें, वो कराएं। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक जो वर्किंग नंबर 4 से थी, इसे निकाल दें। ये कहेगा मुझे क्यों निकाला, हम कहेंगे तुम्हें निकाला। हालाते हाजरा तो नहीं पता ना कल क्या हुआ है, छोड़ो करे, इधर देखो। तो इसे 34,400 को निकालें इधर से जी। अब क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम वाले। ये ऑनलाइन में मैं जूता उतारूं तो नजर तो नहीं आएगा? आएगा ना? यहां तक आ रहा है, सॉरी। ये टैक्सेबल इनकम कौन बोला है? ज़कात चाचू ने माइनस करनी है। ये टोटल इनकम आई है। क्या आई है? टोटल इनकम जी 6429500। अच्छा, अब जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे बता दें न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें बची हैं जो मैंने उठानी है। मेरे सवाल में क्या क्या है? टैक्स क्रेडिट्स हैं 2, ज़कात है और सैलरी पे टैक्स कटा है। अब अगर मैं न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आऊं
तो क्या मैंने सेपरेट ब्लॉक्स माइनस कर ली हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस 3 है, 3 में से हमारे सवाल में कितने हैं? 1 ज़कात। टैक्सेबल इनकम निकल आएगी मेरी, ग्रॉस टैक्स निकल आएगा। फॉरेन टैक्स रेट माइनस करूंगा? नहीं। 61 to 63 का माइनस करूंगा? हाँ, नेट टैक्स आ जाएगा। फिर सेपरेट ब्लॉक का टैक्स सिक्योरिटीज का ऐड करूंगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी का? सिक्योरिटीज का। फिर डिविडेंड वगैरह सवाल में अवेलेबल है? नहीं। टोटल टैक्स में से डिविडेंड वाला टैक्स माइनस करूंगा? है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सेपरेट ब्लॉक वाला माइनस नहीं करते। सेपरेट ब्लॉक वाला आपका कटा नहीं होता, वो आपने हुकूमत को जमा ही कराना होता है बस। इसके बाद सैलरी वाला टैक्स आपका कटा हुआ है, वो आप माइनस करेंगे। और बिजनेस स्टेशंस का एडवांस टैक्स तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, हमें समझ कहां से आना है। और कोई टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हुआ वो ऐड कर देंगे, लेकिन वो भी हमारे सवाल में नहीं है। तो डिपेंडिंग बेस्ड ऑन दिस, सो व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट? वी आर सपोज्ड टू डिडक्ट ज़कात। नहीं 6 नहीं, मैं बताता हूं। पता नहीं क्या नाश्ता करके आते हैं और क्या करके आते हैं। जो नाश्ता नहीं करके आते वो करके आया करें, और जो 2-3 पराठे खा के आते हैं वो जरा होला हाथ रखें जी। ज़कात 50,000। और ये जो बिस्किट नाश्ते में खा के आते हैं ये कोई चीज नहीं है, उसकी जगह कोई आड़ू मिल रहे हैं आजकल, तरबूज मिल रहे हैं आजकल, कोई काम की चीज खा लिया करें। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम बोलें। टैक्सेबल इनकम मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये बिस्किट और नेस्ले जूस से आपका कुछ नहीं बनना। टैक्सेबल इनकम अनलकीली कैंटीन पे भी यही मिल रहे हैं अगर कोई है तो। टैक्सेबल इनकम बोले 63,500 टैक्सेबल इनकम। यहां तक नोट कर लिया? चलें जी, आप चैप्टर 4 में जाते हैं और क्या कैलकुलेट करते हैं? टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इधर देखें, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है इस पे कितने परसेंट लगाना है? 75%। लगा के एग्जामिनर को दिखाना है या अपने लिए लगाना है? कुछ चीजें अपने लिए भी लगाई जाती हैं जिंदगी में, दूसरों को नहीं बताई जाती, तो ये अपने लिए लगाना है। आपने अपने लिए लगाएं भाईजान। ये क्यों दूसरों पे, पूरी जिंदगी दूसरों पे रहेंगे? ये अपना कैलकुलेटर निकालें, ऑन का बटन दबाएं। 47,625। अच्छा, सैलरी इससे कम, खुदा का खौफ करें, सैलरी इससे कम में ये क्या? मैं अब तो सैलरी कम तो टेबल 1, लेकिन सैलरी ज्यादा है तो फिर टेबल कौन सा लगेगा? टेबल 2 लगेगा। ये करके आपने जबानी इसको मिटा देना है। चलिए जी, बताएं भाई, ग्रॉस टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम में कितना बन रहा है? मैं चला जाता हूं चैप्टर 4 में। आपको सफे पलटने पड़ेंगे, मुझे 4-5 कदम चलने पड़ेंगे, बस ये फर्क है। जी भाईजान, पेज नंबर 35, टेबल 2, सीरियल नंबर 7। 6,70,000 जमा 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 5 मिलियन से ये अमाउंट कितना बढ़ी है? 1,379,500। अगर किसी को टेबल में रेट नहीं लगाने आते ना तो उसको आप छोड़ दें, बस उसकी आप टेंशन ना लेके उसे समझा रहे हो, बस बहुत हो गया उसमें, अब नहीं चांस। जी बोलें। 6 लाख जमा 22.5% ऑफ 1,379,500। बोलें तो 98038, राउंड करके 388, राउंड किए बगैर 387। डन। अब क्या फॉरेन टैक्स रेट है सवाल में? कोई बूथा हिला दिया करेगा, नो नहीं बोल सकते तो। फॉरेन टैक्स रेट है? नो। 61 to 63 वाला है? लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62, अंडर सेक्शन 62 A over B into C, where A is 980,388 and B is 6,379,500 and C is lower of सेक्शन 62। जरा मैं खोल लूं, वो देखता हूं फिर। अच्छा, चैप्टर 6 चैप्टर 6 सेक्शन 62, सी इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स, या वो जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन, विच एवर इज लोअर। जी सवाल में आए।
जी ओपन एंड म्यूचुअल फंड कितने रुपए के बाय किया? 11 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का? 11 लाख रुपए का। तो आप मुझे बता दें तीन अमाउंट्स में से कौन कौन सी लोअर है? 11 लाख या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम 6379 127 5900 या 2 मिलियन। बबलू 20 लाख, 12 लाख और 11 लाख में से क्या लोअर है? 11 लाख। 20 लाख, 12 लाख और 11 लाख में से लोअर 11 लाख। तो 11 लाख को सी लिया, 11 लाख को सी लिया। अच्छा, अब ए ओवर बी इंटू सी लिया, बोलें कितना आ रहा है? ए ओवर बी इंटू सी 1646। ये जो एक एक रुपए पे लड़ते हैं, खुदा के लिए जल्दी करवा दिया करें। कोई 5 बोल रहा होता है, कोई 6 बोल रहा होता है। कौन सा टैक्स क्रेडिट माइनस हो गया है? 62। ये कुछ हाइब्रिड वाले गोडे छोड़े पांव शाव सीटों पर रख के बैठे होते हैं मजे से। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं मना तो नहीं कर रहा, मैं वैसे कहा। सेक्शन 63 और आप तो नहीं नीचे कर लिया यार, हाथ तो यार रिलैक्स कर, आराम से बैठ, बेशक लेट के पढ़ सही। ए ओवर बी इंटू सी, वेयर ए इज 980388 डिवाइडेड बाय 6379500। सी इज लोअर ऑफ सेक्शन 63। अब हम खोलते हैं, अगर आप हजरात इसको नोट कर लें। ओके, पढ़ें जी, कितना आ रहा है? अप्रूव वॉलंटरी पेंशन सिस्टम 6 लाख रुपए आ रहा है। तो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को छोड़े परे, चैप्टर 6 में आए। चैप्टर 6 में आके बताएं जी क्या सीन है। 63 सेक्शन, ए ओवर बी इंटू सी, वेयर सी इज प्रीमियम पेड और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, बताएं भाई प्रीमियम पेड कितना है? 6 लाख। 6 लाख, इनको वर्किंग्स में भी कर सकते हैं टैक्स क्रेडिट्स को, या 20% ऑफ 6379500 75900। 6 लाख और 12 लाख में से क्या लोअर है? तो 6 लाख को सी लिया, 6 लाख को सी ले लिया, सी लिया। तो आप बोले ए ओवर बी इंटू सी 922। जी बता दें आप क्या डिफरेंस आ रहा है? ये जिन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बंदे रखे हुए हैं ना, ये को कसम तोड़ दें और कैलकुलेटर अपना भी निकाल लें। सर 719135। ये ग्रॉस टैक्स है या नेट टैक्स है? नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ व्हाट? मैं कह रहा हूं नेट ऑफ व्हाट कह रहे हैं एनटीआर, यार हद हो गई। नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स इसमें से नेट हो गए हैं, और नेट टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला ही है। ये भी अभी सेपरेट ब्लॉक वगैरह के रेट नहीं लगाए हमने। डन। इसको आप नाम दे सकते हैं ए। ये ए वो नहीं है ए ओवर बी इंटू सी, ये ए अपने से हम ऐसे नाम दे रहे हैं। अगर नहीं नाम देना तो इसको अलिफ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप बताएं कि आपने कौन सा टैक्स ऐड करना है? टैक्स ऑन, यस सर नहीं, सेपरेट ब्लॉक बोला करो। सिक्योरिटीज का इसको निकाला हुआ है आपने? 34,400 पे टैक्स लगाना है या माफ कर देना है? लगाना है। टेबल चैप्टर 4 वाला लगाना है या डिफरेंट रेट है? उसके लिए किस चैप्टर में जाएंगे? बस चैप्टरों के नंबर याद किए हुए हैं, सुभान अल्लाह। किस चैप्टर में जाएंगे? 10 में, बड़ी बात है। ये कौन सा पेज है? 230। 12.5 रेट है तो 12.5। तो 12.5% रेट है सिक्योरिटीज का, इसको चुक लें। टैक्स ईयर नहीं गिवन तो मैं क्या करूं फिर? 2016 के बाद वाला ही लेटेस्ट अज्यूम करेंगे। अब क्या करें, मजबूरी, सबके साथ मजबूरियां लगी हुई हैं, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही लगी हुई हैं। 34,400 जरा 12.5%, 4300। ये आ गया बे, और पे नहीं है क्योंकि फाइनल टैक्स वाली इनकम कोई नहीं है।
तो अलिफ और बे आ गया, इन दोनों का टोटल बन गया। अब टोटल कराएं 7 2 3 4 3 5। ये हम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से इस वक्त इस तरह जुड़े हुए हैं जिसमें शहद की मक्खी जो है। अच्छा जी, टोटल कराएं। टोटल टैक्स 723,435। इसमें से माइनस कर दें। अगर आपने कभी जिंदगी किसी मोड़ पे खड़े होकर हुकूमत को टैक्स जमा करवाया या किसी ने आपके बिहाफ पे हुकूमत को टैक्स पहुंचाया तो इसको यहां पे खड़े होकर माइनस कर दें बैठे बैठे सैलरी पे। कितना है जी? टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो सैलरी पे टैक्स काटा है वो माइनस कर दें। कितना टैक्स काटा है एम्प्लॉयर ने सैलरी पे? 7,37,000। तो आखिरी रोज में आप शायद नजर ना आए, इनको खड़े होकर देखना पड़े, तो बस ये आखिरी लाइन में बड़ी बड़ी करके लिख रहा हूं। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी, बोले जी 7। यार इसको ना व्हाइट बोर्ड को जहां तक तो करवा दो ना अबू बकर, उनको कह के यहां तक तो। हाँ 737,000 डन जी। अच्छा यार, ये जो टैक्स अब आ रहा है ना नीचे नेगेटिव, ये रिफंडेबल हो जाता है, ये रिफंड हो जाता है क्योंकि ये आपने ही हुकूमत को ज्यादा टैक्स जमा करवाया हुआ है, तो ये हुकूमत आपको वापस कर देती है, ये रिफंडेबल हो जाता है। क्योंकि 7,23,000 आपका बनता था, 7,37,000 आपने जमा करा दिया, तो बाकी आप शहबाज शरीफ को कहेंगे अगर आप हो तो मुझे ये वापस दे दो, तो ये रिफंड। अब ऑनलाइन वाले पता नहीं किस वक्त क्लासें ले रहे हैं, उस वक्त कौन है। अच्छा, तो टैक्स डंडेबल रिफंडेबल कितना? 6,5 रिफंडेबल। और अगर कोई ये लेक्चर बड़ी ईद के बाद ले रहे हैं ना, तो वो जल्द से जल्द लेक्चर कवर कर ले क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जी बिल्कुल, क्लास के बाद आना इंशाल्लाह। इलॉजिकल क्वेश्चन करते थे। नहीं करने दो उसे, तो उसने फीस जमा कराई हुई है, तेरी अपनी फीस है, उसकी अपनी फीस है। ठीक है जी बबलू, समझ आ रहा है? ऊपर बताने को ठीक। कितने दिनों बाद आए हो? खड़े हो जाओ। कैसे हिम्मत कैसे होती है छुट्टी करने की? ये आम लोगों से नहीं होता ये। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों करते हो छुट्टी? छुट्टी की हिम्मत हो सकती है आम बंदे से, हमारे जैसे से? तो जज्बा चाहिए होता है इसके लिए। बैठ सर कल तो टैक्स जाएगा पीछे ना जाएगा आगे, तो सर ये किस तरह हो रहा है रिफंड? ठीक। टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हुआ होता तो हम यहाँ पे फिर भी टैक्स रिफंड होता। नहीं, वो ऐड कर देते ना। अच्छा भाई, मैंने आपको ये बताया था कि ना या मारना, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं अगर आप माइनस करें तो माइनस करके जो जवाब आएगा वो नेगेटिव नहीं आ सकता, बल्कि आपने जीरो लिखना है। यानी टैक्स क्रेडिट्स अगर माइनस करें तो जवाब नेगेटिव नहीं आ सकता, बल्कि आपने क्या लिखना है? जीरो लिखना है। सिमिलरली, लेकिन अगर इधर आप माइनस करके जवाब जीरो से कम आ रहा है तो वो आपको लिखने की इजाजत है, क्योंकि ये आपने खुद अपने कदमों पे चल के आपके एम्प्लॉयर ने हुकूमत के खजाने में पहुंचाया हुआ है, तो ये पहुंचा हुआ टैक्स आपको रिफंड मिल सकता है, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को माइनस करके जवाब नेगेटिव में आ जाता तो उसकी जगह आपने क्या लिखना था? जीरो लिखना था। ठीक है जी, हाथ खड़ा करते हैं भाई। ओके, चलें जी। जी आपका कितना टैक्स बन रहा है? 7,23,000। हुकूमत को कितना जमा करवा दिए? 737। बाकी जाके हुकूमत से वापस ले रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जिसको आप सोचें। यही जो सवाल का जवाब था जो मैंने दे दिया।
कितना जमा करा दिया? बोले 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 7,37,000। कितना जमा कराना था? ज्यादा जमा करा दिया, तो बाकी जाके वापस चलें। बस कई दफा ऐसा हुआ करेगा, आप सवाल सोच के 1 मिनट, पूरा 1 मिनट का सवाल किया करेंगे और मैं जवाब 5 सेकंड में दे दूंगा, क्योंकि उसका जवाब ही उतना बनता है। इसलिए से परेशानी होना, कई दफा मैं जल्दी जवाब दे दूं, इसका मतलब है ऊपर से उतारा जा रहा है। ओके, वापस आ जाए जी। जितने चैप्टर कौन सा कर रहे थे हम? इनकम फ्रॉम सैलरी का। ये सैलरी का चैप्टर बबलू हमारे साथ ही चिमट गया, या हम इसे छोड़ दें या ये हमें छोड़ दें। वैसे 2-3 दिन बाद यही हमें छोड़ देगा, हमने क्या छोड़ना है इसको। पेज नंबर 98, पेज नंबर 98। सेक्शन 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा, इस तरह अब हम न्यूमेरिकल ऐसा ऐसा करना शुरू करेंगे आने वाली क्लासों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ये उसको उठा यार, ये तो यही वाली चीजें इस क्लास में पूरी हो जाए, बड़ी बात है सारे डंडे। अच्छा, तो ऐसा ऐसा हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे तो उसमें एक ये इशू आएगा कि आपको लॉ की प्रोविजंस कुछ याद नहीं आ रही होंगी। जैसे सेक्शन 62 था, सेक्शन 63 था, तो वो हम साथ खोल के देख लिया करेंगे, जैसे आज हमने साथ खोल के देखा है, ताकि आपको वो चीज़ याद आ जाए। लेकिन अब आज पहला न्यूमेरिकल हुआ है, तो आपने ये नहीं सोचने लग जाना जैसे सुबह वाली क्लास में एक बच्चा बाहर निकल के बच्चे लेके आ गया, कहते सर ये याद कैसे आ रहा था कि यहाँ पे ये वाली चीज़ और यहाँ पे ये वाली चीज़ है। भाई अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी आगे देखो होता है क्या। तो ऐसा ऐसा रिवीजन करेंगे, चीज़ें याद आएंगी, ऐसे तो नहीं याद आएंगी। और न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, ऐसा ऐसा चीज़ें जो है वो पक्की होती रहेंगी। तो आप आज ही पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तवा पहले गर्म का होने दें, फिर रोटी पकेगी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कंपनी का एम्प्लॉय जो कि एक नौकर होता है, नौकर, वो बन जाता है कंपनी का मालिक। एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं कंपनी के शेयर्स। एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं कंपनी के शेयर्स। मिसाल के तौर पे ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको हमने ऑफर की, ये वही नहीं कॉपी पेस्ट हुए, ये अलग अलग बंदे हैं सारे। ये बबलू है, ये भालू है, ये जिगर है, ये बड़ी है। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को, एम्प्लॉयज को हमने लाइन हाजिर कर लिया और एम्प्लॉयज की असेंबली की। इसने पड़ी लब पे आती है, और उसके बाद हमने कहा कि अब हमारे एम्प्लॉयर ने कहा मेरे भी लब पे कुछ आने लगा है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग जो कई साल से हमारी नौकरी कर रहे थे, अब हम तुम्हारा स्टेटस अपडेट करने लगे हैं। अगर तुम चाहो तो आज के बाद कंपनी के क्या बन जाओ? मालिक बन जाओ, और हम तुम्हें कंपनी के क्या देने लगे हैं? शेयर्स देने लगे हैं। तो कंपनी के नौकरों को कंपनी के डायरेक्टर्स ने, ये डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो कंपनी के नौकरों को कंपनी के डायरेक्टर्स ने बुलाया, और डायरेक्टर्स ने बुला के कहा कि मोहतरम हम आपको क्या इशू करने लगे हैं? कंपनी के शेयर्स। अब इसमें रूल वही लगेगा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का रूल लगता था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। रूल तो सारे वही है, बेसिक रूल, बेसिक स्ट्रक्चर वही है। मिसाल के तौर पे शेयर 50 रुपए का है, एम्प्लॉय ने 40 रुपए का खरीदा, तो बताएं कितने रुपए देके मालिक बन गया? 40 रुपए देके मालिक बन गया। लेकिन फायदा कितना हुआ? 50 वाला शेयर बाजार से 50 का मिलना था, लेकिन कंपनी ने इसको कितने में दे दिया? 40 में। तो 50 वाली चीज अगर 40 में मिल जाए तो बचत, तो 10 इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देंगे। बेसिक फार्मूला वही रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट, ये कैसे, इसको सारा ऊपर करें। हाँ, एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन इन विच द कंपनी में इशू शेयर इन द कंपनी। कंपनी के अंदर ही शेयर इशू करेगी, कंपनी से बाहर शेयर इशू करेगी, लेकिन करेगी किसको? टू एम्प्लॉय को, सिक्योरिटी गार्ड को, ऑफिस बॉय को, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, किसी अकाउंट्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को। उस क्लास से जाओ, अब्दुल्ला राजपूत को कहो कि भाई वो चार्जर तो दे दें। उस क्लास में कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ। ओ बकर आप जाके बाहर बता दो किसी को। अच्छा बैठा हुआ है, अब्दुल्ला राजपूत को कहो कि चार्जर दे दें। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ अ जानने वाली कंपनी। ऐसा भी हो सकता है पीटीसीएल अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे दें, बिल्कुल। कैसा भी हो सकता है पीटीसीएल अपने जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे दें, जैसे पीटीसीएल यूफोन के एम्प्लॉयज को शेयर दे दें। अगर पीटीसीएल ने यूफोन एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, आपस में जानने वाले हैं, तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी शेयर दिए जा सकते हैं, अपनी जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉयज को भी शेयर दिए जा सकते हैं। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि इनको ना ट्रस्ट नहीं होता एम्प्लॉयर पे
कि हमारे डायरेक्टर हमें शेयर देंगे पैसे लेके, तो ऐसी सूरत में ये एक बंदा लाते हैं बीच में, मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक साहब, इंजमाम साहब को बीच में लाते हैं और इंजमाम साहब को बीच में लाके कहते हैं कि इंजमाम भाईजान हम शेयर आपको इशू कर देंगे, फिर आप किन को दे देना, एम्प्लॉइज को, ताकि इनका एतमाद रहे कि अगर कोई फड्डा फुड्डा हुआ ये लोग पैसे इंजमाम को दे देंगे, फिर इंजमाम कंपनी को पैसे दे देगा। ऐसी सूरत में इनका रिस्क जरा कवर हो जाएगा। तो ऐसी भी हो सकता है कि शेयर्स पहले किसको दे दिए जाएं, ट्रस्टी को। तो अच्छा, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम ना आपने साथ साथ पढ़ना है, इस पे पूरे 3 दिन लगेंगे, लेकिन आज अगर बेस ना बनी तो अगले 2 दिन में मसला नहीं मसाइल खड़े हो जाएंगे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी टू द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। शेयर किसको इशू किए जाएंगे, टू द ट्रस्टी ऑफ अ, एंड द ट्रस्टी यानी कि वो ट्रस्ट इदारा है, इंजमाम तो 2-4 लोग मिलकर इदारा भी बना सकते हैं, टू द ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट एंड द ट्रस्टी में ट्रांसफर द शेयर्स। पहले किसको शेयर दिए जाएंगे, ट्रस्टी को, और फिर ट्रस्टी आगे किसे ट्रांसफर करेगा, एम्प्लॉइज को, टू द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ अ जानने वाली कंपनी। सो दिस इज कॉल्ड एज, बोले, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा जी, अभी मई का महीना चल रहा है, जो लोग साथ साथ क्लासें ले रहे हैं ऑनलाइन वाले, अभी मई का महीना चल रहा है। इसके बाद कौन सा महीना आएगा, जून का, उसके बाद जुलाई का। अगस्त के अंदर आप घरों में बैठे होंगे, शुरू में अगस्त के 1 हफ्ता शायद टीचर बुलाते रहते हैं, तो अगस्त में आप जो है वो घरों में बैठे होंगे, और सितंबर के अंदर जाके जो है वो आप पेपर देंगे, और सितंबर के एंड पे जो है वो नए सेशन की क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा होगा कि आप जुलाई में किसी दिन कॉलेज में जब एंटर होंगे तो प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी होगी, और अगले सेशन की क्लासों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। जब अगले सेशन की क्लासों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी तो वहां लिखा होगा कि आप 3,000 रुपए देके मिसाल के तौर पे क्या करवा सकते हैं, प्री रजिस्टर करवा सकते हैं। इस प्री रजिस्ट्रेशन को कहते हैं राइट। इसमें आपको एक हक मिल जाता है, आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन की रसीद मिल जाती है, प्री रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मिल जाता है। ऑब्वियसली जब आप 3,000 जमा कराएंगे तो कॉलेज वाले आपके नाम और रोल नंबर बना के कोई पर्ची आपको देंगे, वो जो पर्ची होगी वो पर्ची आपने जेब में संभाल के रखनी है। ये इस चीज का सबूत होगा कि आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई भी है, या जिसको एडवांस बुकिंग कहते हैं। आपने 3,000 रुपए देके एडवांस बुकिंग करवाई भी है। फिर जब आप सितंबर में तशरीफ लाएंगे, पेपर शेपर दे के फारग होके, जब आप फारग होकर तशरीफ लाएंगे तो सितंबर के अंदर कॉलेज वाले आपको कहेंगे कि भाईजान आ जाएं, बैठें, आपको 15,000 रुपए और जमा कराने पड़ेंगे, 15,000 रुपए और जमा कराने पड़ेंगे, 18,000 रुपए फीस है। तो अब आप मोहतरम 15,000 रुपए और जमा करवाएं, और जमा करवा के अब आपको हम सीट देने लगे हैं। अब आप कागज के टुकड़े पर नहीं टरखाया जाएगा आपको, अब आपको क्या मिलेगी, सीट मिलेगी प्रॉपर बैठने। देखिए भाई बैठे हैं उसी सीट पे, तो अब आपको एक सीट मिलेगी। तो बताएं पहले क्या मिलेगी आपको, सीट मिलेगी या प्री रजिस्ट्रेशन का सफा मिलेगा, प्री रजिस्ट्रेशन का सफा मिलेगा, एडवांस बुकिंग जिसे आप कहते हैं। और कई दफा आप होटल भी बुक करवाने जाएं या कोई खाना और शादी का वो बुक करवाने जाएं तो वो कहते हैं भाईजान लाख रुपए अभी पकड़ा दें, बाकी 9-10 लाख जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन हम पकड़ लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज प्री रजिस्ट्रेशन। प्री रजिस्ट्रेशन के पैसे आमतौर पर बहुत कम होते हैं, मेन पैसे जिस वक्त आप इवेंट करते हैं उस वक्त आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो प्री रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं आपको एक कागज का टुकड़ा मिलता है। वो जो कागज का टुकड़ा होता है वो इस चीज का सबूत होता है कि आपने क्या करवा दी है, प्री रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली एम्प्लॉय शेयर स्कीम में भी कुछ ऐसी ही कहानी बनेगी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में भी कुछ ऐसी ही कहानी बनेगी। वो कहानी क्या होगी, अब्दुल्ला लाइन पे रहना और आप बाहर चले जाएं, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप तशरीफ ले आइएगा। ये एक सवाल आपके सामने मैं लिखने लगा हूं, इसको जरा नोट कर लें, लिख चुका हूं, इसको जरा नोट कर लें। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का पहला सवाल, व्हाट्सएप चेक करें।
डस्टर। जी कर लिया नोट। ये आज मैं आपका उमर साहब से तारुफ करवाना है। उमर आप तशरीफ ले आए। उमर तशरीफ ले आए, इधर आगे आ जाए। ये जी उमर साहब हैं, सीए कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारी कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं, ये हमारी कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, ओवर। अच्छा अच्छा जी, अब इधर अटेंटिव रहें, सारे बैठे रहें स्टिल अपनी जगहों पे। कंपनी ने इधर अटेंटिव रहें। कंपनी ने लॉन्च की एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कंपनी ने क्या लॉन्च की? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कंपनी ने लॉन्च की एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जब लॉन्च हुई तो कंपनी के एम्प्लॉय आए और कंपनी के एम्प्लॉय ने कहा आज के बाद मैं कंपनी का मालिक बनना पसंद करूंगा। बड़ा अरसा हो गया नौकरी करते हुए, आज के बाद मैं कंपनी का मालिक बनना पसंद करूंगा। कंपनी लॉन्च्ड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ऑन 1 फरवरी। मिस्टर उमर, उमर के नीचे आना, ये मिस्टर उमर बॉट द कागज का टुकड़ा। मिस्टर उमर बॉट द कागज का टुकड़ा। राइट, ये ऐसे राइट इशू होते हैं। अच्छा, मिस्टर उमर बॉट द कागज का टुकड़ा। मिस्टर उमर बॉट द कागज का टुकड़ा टू बाय 5000। इस कागज में क्या कीमत छुपी हुई है कि ये कितने, भाई अटेंटिव रहने हैं वो जी मिस। ठीक, इसमें आपने अटेंटिव रहना है और आपने क्या करना है, आपने ये इंश्योर करना है कि इसमें कितने शेयर खरीदने हैं। बोलें 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 बोलें, आपने कितने शेयर खरीदने हैं? 5000। आपने 5000 शेयर खरीदने हैं। कॉस्ट ऑफ कागज का टुकड़ा इज 2 पर शेयर। ये कागज का टुकड़ा इनको कितने का मिलेगा? 2 रुपए। तो 5000 शेयर खरीदने हैं, 2 रुपए पर शेयर के एतबार से इसको कागज का टुकड़ा मिलेगा। अब जेब से मुझे 10,000 रुपए जमा करवाओ। इधर आओ, 10,000 जमा करो। निकालो जेब, वॉलेट निकालो, 10,000 जमा करवाओ। ठीक है जी, ये 10,000 कंपनी के पास आ गए और इनको सबके सामने पकड़े, इनको सबके सामने हाथ हिला दें ऐसे। इनको सबके सामने हम क्या इशू कर रहे हैं? राइट, यानी कागज का, तो इधर देख ले, इनको क्या इशू कर रहे हैं? कागज का टुकड़ा। आप तशरीफ ले जाएं। अच्छा, अब ये 1 महीना, कैमरा इधर करो, अब ये 1 महीना फिरते रहेंगे और मार्च का इंतजार करेंगे। 1 महीना फिरते रहेंगे और मार्च का इंतजार करेंगे। 27 फरवरी आ गई है। चलें जी, 1 मार्च आप आ गए हैं, आप दोबारा आ गए हैं। महीने में बाल आपके माशाल्लाह बढ़ गए हैं। अच्छा, ऑन 1 मार्च को उमर हैवी गेम डालने आया, कंपनी का मालिक बनने आया। ऑन 1 मार्च उमर परचेज्ड द शेयर्स, या मुझे कागज का टुकड़ा जमा करवा देगा। अटेंटिव। उमर परचेज द, या उमर एक्सरसाइज द राइट, या कंपनी इशूड द शेयर्स। अच्छा, आपके लिए मैं शेयर्स मंगवाए हैं, मैं उसे फोन कर लूंगा, प्रिंटिंग मशीन से आने हैं। भाई अब्दुल्ला राजपूत को फोन उठाए। जी अब्दुल्ला, वो उमर आ गया है, तो वो कह रहे हैं मैंने शेयर लेने हैं। तो 1 मार्च थी ना आज, तो प्रिंट करा के ले आओ, जल्दी करो जरा। शेयर लेने आया हुआ है। हाँ, पैसे भी लाया, आ जाओ जल्दी आओ। आजे शेयर्स आने लगे इनके लिए। सुभान अल्लाह। ये कंपनी के क्या बनने लगे हैं?
शेयर्स नहीं, मालिक। चपेट में। ये कंपनी के क्या बनने लगे हैं? मालिक बनने लगे हैं। ये कंपनी के क्या बनने लगे हैं? मालिक बनने लगे हैं। ये कंपनी के क्या बनने लगे हैं? मालिक बनने लगे हैं। मैंने बाहर आ जाना। कंपनी के क्या बनने लगे हैं? मालिक बनने लगे हैं। ओके, ये तूने पंगा लिया था पीछे से। अच्छा, ये जी आज हम इनको शेयर देंगे, सारे जरा अटेंटिव हो जाए। राइट जमा कराएं। ये इन्होंने राइट एक्सरसाइज करने लगे हैं। राइट मेरे पास आ गया, प्री रजिस्ट्रेशन का सबूत मेरे पास आ गया, और ये कंपनी के क्या बनने लगे हैं? मालिक। कैलकुलेटर पकड़े, पीछे कैलकुलेटर पकड़े। उमर परचेज शेयर्स फॉर ₹37। कैलकुलेटर पकड़े। 37 रुपए जरा 5000 शेयर्स 185 1,85,000 जमा कराओ मुझे। $1,85,000 आ गए जी। उमर मुबारक हो आपको। आज से पहले आप नौकर, आज से आप क्या बन गए? मालिक बन गए कंपनी। ठीक है, तशरीफ ले जाएं। मीटिंग में भी आया करिएगा आप। ऑन यकम मार्च उमर परचेज शेयर फॉर ₹37 पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन यकम फरवरी इज रुपीज एंड ऑन यकम मार्च इज ₹43। मुझे बताएं ये मालिक किस दिन बना? यकम मार्च को। ये मालिक किस दिन बना? यकम मार्च को। प्री रजिस्ट्रेशन कब खरीदी थी? अब इसको जो शेयर मिले हैं इसकी मार्केट में कीमत क्या है? किस दिन की उठाएंगे? किस दिन की उठाएंगे? जिस दिन शेयर मिले। प्री रजिस्ट्रेशन वाली तारीख देखेंगे या जिस दिन शेयर मिले उस दिन वाली? तो फॉर्मूला वही बनेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग देंगे, मिले हैं बेचे हैं, और मिले हैं बेचे हैं। अभी मिले हैं, बेचना तो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाता है, मिले हैं ऐसे अभी जी। इनकम फ्रॉम सैलरी, फेयर मार्केट वैल्यू बोले शेयर्स की। कितने शेयर्स हैं? 5000। बाजार में कितने के? 43 का। 39 को काटा मारा, 43 को गले लगाया जी। 5000 शेयर्स जरब 43। कितने रुपए वाला शेयर मिला? 43 वाला जी। बोले 21,000 डन। अच्छा, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। 2 दफा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पैसे दिए हैं। तो बता दें कब कब? थोड़े से पैसे दिए थे यकम फरवरी को 10,000 रुपए, और हैवी पैसे देके गया है यकम मार्च को, वो 37 रुपए जरा 5,000। 2 आउटफ्लोज को मैं हाईलाइट कर दूं। खोया, ये खोया है, और ये इतने वाली चीज पाई है। डन। ये पाई की बहन है पाई। लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स, लेस कॉस्ट ऑफ राइट। तो बता दें जी शेयर कितने के खरीदे हैं? 5,000 जरा 37। ये 37 रुपए इसकी जेब से किस दिन गए? यकम मार्च को। यकम मार्च को जब बड़े धूम धड़के से हमने इसको शेयर इशू किए थे तो मैंने 3 लफ्ज बोले थे। क्या? उमर परचेज शेयर्स कंपनी, या उमर एक्सरसाइज्ड राइट। एक्सरसाइज राइट का क्या मतलब होता है? राइट बेचे या राइट जमा करा दिए कंपनी को? जमा करा दिए। जमा करा के क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ राइट बोले ₹2, और ये कितनी थी? ₹37। 185,000 10,000। 20,000 की इसको खुशी हुई है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। शेयर मिले हैं बेचे हैं? मिले हैं, अभी इनके पास ही हैं। मैंने आपको आपके सामने इनको शेयर दिए हैं, अभी इनको मिले हैं, इन्होंने बेचे नहीं है। तो क्या एम्प्लॉयर से इसको बाजार से सस्ते शेयर मिले या बाजार की बनिस्बत महंगे शेयर मिले? सस्ते शेयर मिले। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट पेड फॉर शेयर माइनस कॉस्ट पेड फॉर राइट। जी जी मोहतरम। नहीं, बस एम्प्लॉयर से मिले हैं। अच्छा जी, पढ़ें जी पॉइंट 2। जरूरी नहीं, ये सारी बातें कल होंगी इंशाल्लाह। पॉइंट 2, वेयर शेयर, दरमियान में देखें ना सफे के, वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन फॉलोइंग अमाउंट इज चार्जेबल। क्या? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स लेस इधर देख लें, एक मिनट देख लें। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लेस कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द लेस कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस
कॉस्ट ऑफ राइट। तो शेयर्स की फेयर वैल्यू में से क्या क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ शेयर और कॉस्ट ऑफ राइट। डन। अच्छा जी, अगला सवाल नोट करें। अच्छा जी, चलिए आप बाद में नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझे। बस 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 ऊपर देखे। बहुत से लोग ऊपर नहीं देखे। अच्छा रिजवान इधर आए, रिजवान इधर आए। रिजवान अगर हल्का फुल्का शुगर लग गया तो कोई हरज तो नहीं ना, वरना किसी और को बुला देता। लग जाए खैर। ये जी रिजवान तशरीफ लाए हैं, ये कंपनी है, कंपनी आपको पता है एक ही है। तो ये अब रिजवान तशरीफ लाए हैं, अगले एम्प्लॉय। रिजवान बॉट राइट, प्री रजिस्ट्रेशन खरीदी है या अभी शेयर खरीदे हैं? बंदा तो नहीं बुलवाना पड़ा ना मुझे शेयर्स के लिए फोन करके। अभी क्या खरीदी है इसने? रिजवान बॉट कागज का टुकड़ा टू बाय 3000, कॉस्ट ऑफ राइट इज ₹7 पर शेयर। 3000 ज़रब 7, 21,000। 21,000 पे मैं ये मुझे देंगे और मैं इनको क्या दे दूंगा? कागज का टुकड़ा। 21,000 पे देंगे। अच्छा जी, तो 21,000 पे कंपनी को मिल गए और इनको क्या मिल गया? कागज का टुकड़ा। अगली बात कर लूं, ये गए घर, बेगम से मशवरा किया, बेगम से कहा 21,000 अभी दे दिए, 3-4 लाख और देने पड़ेंगे। बेगम से कहा रहने दे, बहुत हो जाएगी, रहने दो, वो नौकर स्टेटस एक्सेप्टेबल है मुझे, मालिक ना बन तू कंपनी का, 3-4 लाख कहां से आने हैं? तो आप बता दें, क्या ये कागज का टुकड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं या इसका प्रोग्राम बदल गया शेयर खरीदने का? बानो कैन बदलवा दा प्रोग्राम। तो क्या इसका शेयर खरीदने का इरादा अभी तक बरकरार है या बदल गया है? अब इसका शेयर खरीदने का इरादा बदल गया, तो ये ढूंढा इसने एक और एम्प्लॉय को। इधर आओ, अच्छा इधर आओ। इन एम्प्लॉय को इन्होंने बुलाया है और इन एम्प्लॉय को बुलाकर इन्होंने कहा है, मोहतरम मैं आपको क्या बेचता हूं? कागज का टुकड़ा। ये कागज का टुकड़ा प्री रजिस्ट्रेशन दुनिया में ब्लैक में बिकती हैं, नहीं ये तो व्हाइट में बिक रही है। अच्छा अब क्या बिकने लगी है? यानी आपने 3,000 रुपए की प्री इनरोलमेंट करवाई और साथ वाले दोस्त को बेच दी बाद में, तो अब आप प्री रजिस्ट्रेशन बेचने लगे हैं। अब कंपनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, दो एम्प्लॉयज आपस में अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप पैसे दें इनको, पैसे दे दें, पकड़ लें पैसे, जेब में डालें, जेब में डालें जी। अब आप जाएं, आप जाएं जी। अब कंपनी के मालिक बन गए या अभी इनके पास प्री रजिस्ट्रेशन है? कंपनी के मालिक बन गए या प्री रजिस्ट्रेशन है? बोले इनके पास क्या है? अभी प्री रजिस्ट्रेशन है इनके पास। अच्छा जी, आप मुझे बता दें फायदा किसको हुआ है? कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को तो भी फायदा नहीं हुआ। आप जाएं, इनको छोड़ें आप। अच्छा आप बता दें किसने किसको बेचा? रिजवान ने, बंदा नहीं बेचा, रिजवान ने प्री रजिस्ट्रेशन बेची। रिजवान ने कितने रुपए में खरीदी थी? ओए होए, ये तो राइट भी बिकते हैं। क्या बिकते हैं? राइट एक्सरसाइज किया या राइट ही बेच दिया है? इसे कहते हैं बारो बार अरेंजमेंट करना। राइट ही बेच दिया इसने। कितने रुपए का? अच्छा भाई, अब ये वाला जो लॉ की प्रोविजन है मैं आपको कल पढ़वाऊंगा। तो टू अनदर एम्प्लॉय, इसने एक और एम्प्लॉय को बेच दिया, तो ये गेन भी ना इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। कागज का टुकड़ा बेचे, शेयर बेचे हैं। ओ भाई इधर तो देख ले यार, गेन कैसे आएगा? A माइनस B, वेयर A इज द कंसिडरेशन, कितने रुपए का बेचा, एंड B इज द कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स? जवाब 6,000 की खुशी मिली किसको? रिजवान को। रिजवान ने कितने का टुकड़ा बेचा? 9 का। कितने का टुकड़ा बेचा? टुकड़ा खरीदा कितने का था? 7 का। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3,000। तो गेन कितना आ गया? 6,000। ये सेक्शन 14 का पॉइंट नंबर 5 है, कल पढ़ेंगे।
जाएं।